why we are targeting such a high marks in ethics? क्यों हमारी एक्सपेक्टेशन है कि we get 150 140? Why are we not satisfied with 110 120 in ethics? Reason is twofolds. GS 123, there is still a level of unpredictability in marks. फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में आप कुछ गड़बड़ कर देंगे, ज्योग्राफी पॉलिटी मुझे पता है कि बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा, जो हम प्री कम मेंस में करेंगे 100% यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। इन्वायरमेंट इकोनॉमी में भी, बट साइंस एंड टेक हो गया जहां पर शायद क्वेश्चंस की पहचान करना उतना आसान नहीं है। वेयर एज GS4 एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको 250 मार्क्स के लिए, एंड क्वेश्चंस में सीम अनप्रिडिक्टेबल, बट लास्ट क्लास में 2024 का पेपर हमने देखा था, वाज इट प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल? और वी प्रेडिक्टेबल हैड था सीन सर। इट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट जितना यहां पर आप एफर्ट डालेंगे, मार्क्स के पर्सपेक्टिव में आउटपुट हाई है। यहां पर जो है, एक GS1 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको सोसाइटी पढ़ना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, एंड आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल। एंशिएंट नहीं आता है मेंस में, ठीक है, ऑल्दो दे हैव शोन इन सर्टेन ईयर्स टू आस्क एंशिएंट आल्सो थ्रू आर्ट एंड कल्चर। और इसके अलावा आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। इतना पार्ट आप कर रहे हैं 250 मार्क्स के लिए एक पेपर में, वेर एज दिस इज वन पेपर। अगर हम इसको अच्छा टाइम लेके एक महीना, अभी हम वी आर सिटिंग एट 21 नवंबर, 15 तारीख तक इसको अच्छे से खत्म कर देंगे केस स्टडी के साथ। सैटरडे संडे सर केस स्टडी लेंगे आपकी, तो केस स्टडी, प्रैक्टिस और थ्योरी एंड एग्जाम्पल, यही 4 पिलर हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, दैट सिलेबस इज नॉट वेरी ब्रॉड। थ्योरेटिकल एथिक्स का तो सिलेबस और भी कंसाइज है। इसके अलावा हमको केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। एक अच्छी बात क्या है कि इस बार आपको केस स्टडी के कुछ 8 to 12 पिलर्स सर कराएंगे। पिलर्स का मतलब क्या है कि उन्हीं 12 टॉपिक को किसी नए डायमेंशन से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक डायमेंशन होता है कि एक तरफ आपके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ आपके लिए आपके सोशल ऑब्लिगेशंस इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ स्लम एरिया विच हैज टू बी रिमूव्ड एंड इट हैज टू बी डेवलप्ड एज अ सिटी। तो यहाँ डिबेट क्या होगा कि भाई जो सिटी होगा उसमें ये स्लम वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगी। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, स्लम पीपल आर नॉट द लीगल रेसिडेंट्स, इट इज एक्चुअली एन इंक्रोचमेंट। So legally they have encroached public lands, but ethically, even broader concept of justice, they are citizens, they are having lack of uh, resources. So from the concept of social justice, should they be allowed, should they be getting some part to live in these urban cities that will be built there? वहां पर फिर उनको स्टीरियोटाइप ना फेस करनी पड़े, वहां पर उनको प्रेजुडाइसेस ना फेस करनी पड़े, डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े। तो ये सब बातें क्या है, केस स्टडी अलग अलग एस्पेक्ट से आपको पूछा जाएगा। और ऐसा ही पूछा गया है, सर विल डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल्सो, कि कभी पूछ दिया कि एक बिल्डिंग बन रही थी उसमें मजदूर दब के मर गए, तो वो भी इसी का सवाल है।
Okay, so the theme remains the same. UPSC simply changes the circumstance and ask the question. आपको लगता है कि यार ये पता नहीं एक नया सवाल है और आप उसको डिसीजन मेकिंग का लेके और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हमारे 10-12 थीम सर ने आइडेंटिफाई करा दिया आपको, उन पर आपने अपना कंटेंट रेडी कर लिया, उस पे एग्जांपल रेडी कर लिया, तो आपके पास क्लैरिटी है कि अच्छा ये केस स्टडी ऐसा मिलता जुलता है जो मैंने किया है, आप फटाफट लिख पाएंगे। तो केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लेना है, केस स्टडी के मॉडल्स बना लेने हैं, एंड थर्ड पार्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कितना जरूरी है? अहिंसा रोट 6 to 8 एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन। उसके पास लगभग 300 एग्जाम्पल्स की कॉपी थी, एंड एवरी क्वेश्चन शी रोट 6 to 8 एग्जाम्पल्स, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, डाइवर्स एग्जाम्पल्स। तो अभी आपको जब भी क्लास में कुछ भी पढ़ाएंगे तो एग्जाम्पल्स कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिले। पर क्लास यू आर गेटिंग 8 to 10 एग्जाम्पल्स, बट आई विल इनकरेज यू पीपल ऑल्सो कि आप भी एग्जाम्पल जो है कलेक्ट करते रहिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि क्लास के एंड तक आपके पास भी 200-300 यूजेबल एग्जाम्पल आ जाए। ये एग्जाम्पल यूज कर देंगे तो आपका मार्क्स 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रांसलेट हो जाएगा। थ्योरेटिकल एथिक्स की समस्या नहीं है, इसको तो बहुत अच्छा करा देंगे। ऑलरेडी मेनी ऑफ यू नो यू हैव डन एथिक्स, एक दो लोग जो लास्ट ईयर भी थे। ओके, सो फॉर दीज टू रीजंस ethics में our target is not very simple. We are keeping a more idealist target or we are keeping a more ambitious target कि हमको अच्छा मार्क्स लेके आना। हाँ, one more reason is there which is basically from 1 and 2. Ethics will provide cushion for your GS fluctuation, and although ये हमारे बच्चों के लिए तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आप एसए में अच्छा करके आएंगे, ऑलरेडी आप 7-8 एसेस प्रैक्टिस कर चुके हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट एसए के मार्क्स में भी फ्लक्चुएशन होता है, and the fluctuation is very very high. There is a 50 to 80 marks fluctuation in essay. आपको 75 मार्क्स से लेके 150 मार्क्स एसए में मिलना फेयरली इजी है बाय जस्ट डूइंग सिंपल थिंग्स और बाय मेकिंग सिंपल मिस्टेक्स। जैसे आई डोंट नो दीपेश थे शायद या वैश्वी, कोई एसए की क्लास में थे। आई हैड टोल्ड यू वन मिस्टेक of my essay in which I got 108 marks. In my first attempt, I got 142. I got 108. I moved to 157 also. But this was actually my learning experience कि मैंने यहाँ पे क्या गलती करी। यहाँ तो मुझे पता ही नहीं था पहले अटेम्प्ट में 142 कैसे आ गए। हाइंडसाइट पे देखने में समझ आता है। आप लोगों से कुछ लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था जो कोटेशन लिखा था हमने कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन पे। लेकिन ये जो 108 आया था उससे हमको समझ आया, and that year my selection did not happen because of this marks. That was an year in which in philosophy also I had improved my marks in my optional. I had got 291. If simply this marks would have been this or this, selection confirmed just by mains. So idea is basically that essay can also stop us even if you do well in your optional. तो उसका कुशन हमको कहाँ से मिल सकता है? एथिक्स से। एथिक्स हमारी वो सहायता कर सकता है कि हम एसए में जो है इस तरह की गड़बड़ी होने के बावजूद अटेम्प्ट में बचे रहें, मेंस अच्छा जाए, हमारा इंटरव्यू कॉल आए फॉर द फाइनल लिस्ट। ओके, सो दिस इज द रीजन आवर टारगेट इज 160, 150, 140 फॉर एथिक्स। ओके, नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सिलेबस देखा था, तो सिलेबस का एक बिना सिलेबस देखे एक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज मेनी टाइम्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एथिक्स में स्टूडेंट्स कीप फेसिंग इज कि अभी भी देर इज अ मिसमैच इन द नोट्स एंड द यूपीएससी क्वेश्चन। आप नोट्स को यूपीएससी के क्वेश्चन में नहीं लिख पाते, है ना ऋषिका? दिस वाज योर प्राइमरी कंसर्न आफ्टर सीइंग द एथिक्स पेपर दिस ईयर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ हाँ, रीजन ओनली इज दैट यू हैव रेड दोज नोट्स इन आइसोलेशन। आपको लगता है कि एटीट्यूड अपने आप में एक टॉपिक है, एटीट्यूड के नाम से सवाल पूछेगा,
वो जमाना गया 2013 14 15 तक एटीट्यूड के नाम से यूपीएससी ने पूछा, अब कितने साल उसी के नाम से पूछते रहेंगे. They also have to diversify in a static paper. They have to bring some element of difficulty or uncertainty, right? तो सिलेबस को मैकेनिकली तो हमने अपनी पहली क्लास में, लास्ट क्लास में देख लिया था, लेकिन सिलेबस को ऑर्गेनिकली आज देखते हैं कि क्यों सिलेबस में टर्म्स मेंशन्ड है. तो मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये किन के लिए है? दिस इज फॉर whom? Who is at the center of this ethics, integrity and aptitude discussion? Civil servants. सिविल We. सर्वेंट. हाँ, वी मतलब सिविल सर्वेंट. ये जो सिविल सर्वेंट है, ये सिविल सर्वेंट बनने से पहले डिड ही हैव एनी प्राइवेट वैल्यूज? यस और नो? Yes, sir. इनकी ये प्राइवेट वैल्यूज कैसे बनी होंगी? कैन आई से रोल ऑफ फैमिली? हाँ. कैन आई से रोल ऑफ सोसाइटी? रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? आपने ये जो 12th फेल मूवी है या वेब सीरीज है, जो भी वेब सीरीज या मूवी जो भी बनी है, तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट को ही रील बना के या मतलब अतिशयोक्ति करके दिखाया गया है. बट अ लॉट ऑफ इट इज डिराइव्ड बाय मनोज सर्स ओन पर्सनल लाइफ, है ना. तो उसमें उनको एक सीख मिलती है अपनी लाइफ से कि उनको अगर सही व्यक्ति मिल जाते सही समय पे, तो वो चीटिंग करने की आदत उनको नहीं डलती, है ना. राइट. तो उनका जो एजुकेशनल सेटअप था वहां पे, इट अलाउड फॉर चीटिंग. सो एजुकेशन फेल्ड हिम in development of his personality or in development of his private values. So role of educational institutions. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रोल क्या है एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में? पंक्चुअलिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ सिविल सर्वेंट. Yes, sir. Yes, मान sir. लीजिए, हाँ, इफ ही हैज टू रिसीव द प्राइम मिनिस्टर, even if he is late by 1 minute, what will happen? Yes, Suspension. सस्पेंशन. आप 1 मिनट वहां देरी से पहुंचे उनको लेने में, वो प्लेन से उतर गए और आप नहीं पहुंचे, यू विल बी सस्पेंडेड. सस्पेंशन तो इंक्वायरी तो इस पे बैठ गई थी कि आप प्रधानमंत्री से चश्मा पहन के मिल रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट था. देयर इज अ ड्रेस कोड ऑल्सो. और एक छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर हैं, वो चश्मा पहन के प्रधानमंत्री से को रिसीव करने चले गए थे. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचेस अस द बेस्ट लेसन्स ऑन पंक्चुअलिटी. 7 बजे आप स्कूल आपका होता और 7 बज के 2 मिनट 1 मिनट पे आप पहुंचते, तो स्कूल का गेट क्या हो जाता था? वर यू अलाउड? क्या नहीं नहीं, चलो 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 ठीक है, No, sir. No, sir. बंद हो जाता. आप हाथ पांव वहां जोड़ते थे, कई जगह फाइन लगता था, कई जगह डांट पड़ती थी, और कई जगह तो आप छत फान के भी चले जाते थे, है ना. सो अब जो छत फान के जा रहे हैं, तो वो फिर बाद में सोच लीजिए कि उनके साथ क्या होगा आगे. सो वन थिंग इज देयर दैट, एंड स्कूल में ऐसा होता है कि 7:10 पे प्रेयर होगा, तो 7:30 बजे होता है क्या? 8 नहीं, बजे पहली क्लास होगी, 12 बजे लंच होगा. ऑल दीज हैपन 365 days in a year according to that schedule or not? Yes. Yes, sir. आप मुझे ये बताइए, आप जितने भी लोग आज हैं, हाउ मेनी ऑफ यू इन द लास्ट 1 week have done all your activities according to a set calendar and set time? 7 बजे नहा लूंगा,
7:30 बजे नाश्ता कर लूंगा, 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 9 बजे काम पे चला जाऊंगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस फॉर, आज क्या थर्सडे, 4 days ऑफ दिस वीक, बाकी तो छोड़ी. सर्विस किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? कि जहां पर आपके लिए टाइमिंग्स ऐसे बेस्ड होंगी. डू यू थिंक द प्राइम मिनिस्टर schedule इज नॉट फिक्स्ड लाइक दिस? यस. ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए प्रधानमंत्री का जहाज कहीं वेदर की वजह से खराब हो गया, सो ही स्टेज देयर कि अरे चलो आज यहीं रुक जाते, कोई बात नहीं. डज दैट हैपन? अभी रिसेंटली his aircraft had a snag, I think, in Jharkhand, so he went by road, right? Because his programs are fixed 6 months in advance. आप तो अगले 6 घंटे की तैयारी नहीं कर रहे हैं. And one during this ethics classes I will keep giving you various quotes, and because I also happen to be a philosophy teacher, so I'll also be explaining the meaning of quote. Okay, तो generally हम measure करते हैं अपना time, है ना? You measure कि आज आपने कितने घंटे पढ़ा, आज आपने कितने घंटे काम करा, these things, right? Yes or no? Whether it is a successful day or not a successful day, how you are measuring? Sir, by the time spent in doing that. In that activity, right? Plan versus actual achieve हुआ नहीं हुआ. But you have to actually measure it on account of your energy. जब आप सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखने जाते हैं तो टाइम का पता लगता है क्या? है? या जो लोग आप में से कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, 1-2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाते हैं स्पोर्ट्स में, पता लगता है? No, No, sir. No. Reason being, this is high. अगर ये लो होगा और इसको आप चाहेंगे बढ़ाना तो भी इफेक्टिवली कुछ नहीं होगा. एनर्जी इज एवरीथिंग, यू हैव टू एक्सचेंज इट वाइजली. जो लोग स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, ये सब जगहों पे ऐसे रह रहे हैं, लोग आपसे एक स्कूटर की पार्किंग के लिए लड़ाई करेंगे. वहां पर आपका टाइम नहीं जा रहा है, वहां पर आपका जो आपके बिगेस्ट करेंसी है वो जा रही है, एनर्जी. ठीक है, तो प्लीज इन्वेस्ट योर एनर्जी वेरी वेरी वाइजली एंड इन्वेस्ट इट इन स्टडीज. आपकी एनर्जी अगर स्टडीज के लिए हाई रहेगी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. टाइम के हिसाब से अपना डेली रूटीन मत देखिए कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली. अगर उस 4 घंटे के बजाय आपने 2 घंटे हाई एनर्जी से पढ़ाई करी होगी, फुल कंसंट्रेशन से, यू विल अचीव बेटर रिजल्ट्स. ओके, आई एम सेइंग नॉट दिस टू डिमीन, बट एक मैं एग्जांपल बताऊंगा. लाइब्रेरी में हमारा एक लाइब्रेरी मेट हुआ करता था, तो वो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में आ जाते थे, रात को 10 बजे तक पढ़ाई करते थे. कई बार लाइब्रेरी में वो सो भी जाता था और सुबह लाइब्रेरी में ही नहाता था. सो ही वाज स्टडिंग एनीवेयर अराउंड 18 to 20 आवर्स. किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई उसके साथ वो टाइमिंग मैच ही नहीं कर पाता था. एंड मी एंड माई फ्रेंड अमित ओनली, योर सीसैट टीचर, सो वी यूज्ड टू गो एट 2 o'clock. पूरा दिन, अगेन आई एम सेइंग दिस इज आल्सो बैड, दैट इज व्हाई वी बोथ आर टीचिंग, बिकॉज हम 2 बजे पढ़ने जाते थे. ओके, 2 o'clock we used to go and 10 o'clock we used to come back. 8 hours. But for us these 8 hours were very very efficient. We cleared prelims. This person sadly did not clear for prelims 3 times और इन्होंने छोड़ दिया प्रिपरेशन. और हम इनको समझाते रहे कि इस मॉडल से इस मॉडल में आ जाओ. अब उनको क्या था कि अगर किसी ने फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट बता दी कि फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट निकल गया, तो वो रिपोर्ट लाते थे, पूरा रिपोर्ट पढ़ लेते थे. अगर किसी ने बोल दिया कि इस इंस्टीट्यूट का फॉरेस्ट सर्वे पे समरी आया है, तो वो समरी पढ़ते थे. अब मुझे ये बताइए, जब आपने रिपोर्ट पढ़ ली तो समरी की क्या जरूरत है, और जब समरी पढ़ना है तो रिपोर्ट की क्या जरूरत है? तो हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली ऑन द एग्जाम डे व्हाट यू डिलीवर मैटर्स. कितना आप पढ़ के आए हैं, यूपीएससी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट कि आप कितनी मेहनत करके आए हैं.
अल्टीमेटली एग्जाम डे पे प्रीलिम्स वाले दिन आप कितना डिलीवर करते हैं और मेंस वाले दिन हम कितना अच्छा लिख के आ पाते हैं, उसी पे मार्क्स मिलेगा, उसी से हमारा सिलेक्शन होना है। तो हम उतनी ही तैयारी करें कि जो हम अपने साथ कैरी कर पाए, अननेसेसरी चीजों को हम इकट्ठा ना करें। ठीक है, अगेन आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, बट इस तरह का भी हार्ड वर्क हमको नहीं करना है विच इज मिसगाइडेड और मिसडायरेक्टेड। ठीक है, नाउ प्राइवेट वैल्यूज में देयरफॉर देयर इज रोल ऑफ पियर्स। Okay, peers also play a very important role. There is also thinkers, their life and lesson. All of these are mentioned in your syllabus in the first topic. ये जो सिविल सर्वेंट है इनकी कुछ पब्लिक वैल्यूज भी है। ये पब्लिक वैल्यूज कैसे बनती है इनकी? फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट फॉर हायरार्की, अडहेरेंस टू रूल्स, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टिजनशिप, ये सब कैसे बनती है? Sir, public values, Right. sir, through the organization, Through laws, laws, through rules, regulations, regulations, yes, through conscience, रूल्स, कॉन्साइन से पब्लिक वैल्यू नहीं बनता। थ्रू कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इनसे आपके पब्लिक वैल्यूज बनेंगे। प्राइवेट वैल्यूज का जब कॉन्फ्लिक्ट होगा आपस में या पब्लिक वैल्यूज में, तो वहां कंसाइंस का रोल आएगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमको ये समझ आ गया कि सिविल सर्वेंट इज द सेंटर ऑफ आवर एथिक्स सिलेबस। दिस सिविल सर्वेंट हैज प्राइवेट वैल्यूज, दिस सिविल सर्वेंट हैज पब्लिक वैल्यूज, दोनों के अपने सोर्स हैं। अब प्राइवेट वैल्यूज आपस में और प्राइवेट और पब्लिक वैल्यूज एक दूसरे के साथ दे विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट। बट उससे पहले ये मुझे बताइए कि सिविल सर्वेंट का पर्पस क्या है? व्हाट डू दे सीक टू अचीव? और व्हाट डू दे वांट टू डिलीवर? Service, Eh? servitude. सर्विट्यूड, इसीलिए इनको नौकरशाही कहा जाता है हिंदी में। पब्लिक सर्विस, और पब्लिक सर्विस भी कैसी? सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी इन पब्लिक सर्विस। और इनके लिए सिविल सर्वेंट के पास टूल्स क्या हैं? पहला तो इनका टूल है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? Perception, परसेप्शन। ओके, परसेप्शन और expression, परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट परसेप्शन। ये मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को जब आप कहते हैं कि इसका एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लगा, तो दैट पर्सन ऑल्सो डिस्प्लेज इट, राइट? इसीलिए जब एटीट्यूड पढ़ेंगे तो इसमें ABC मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड behavior, behavioral, बिहेवियर। तो इफेक्टिव इमोशन, कॉग्निटिव नॉलेज और बिहेवियरल, इन तीन कंपोनेंट्स से आपका एटीट्यूड झलकता है। एटीट्यूड इज द स्पेक्ट्स दैट यू आर वियरिंग टू सी द वर्ल्ड एंड टू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। एक बहुत अच्छा कोट है बुद्धा का भी, यू बिकम व्हाट यू थिंक। सो ही सेज थिंक वाइजली। ओके, सो attitude is one of the aspects of a civil servant which will help him in his achievement of public service। अब इनका मान लीजिए एटीट्यूड जो है वो इमोरल है, क्योंकि एटीट्यूड के हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, मॉरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो अगर इनका एटीट्यूड ही इमोरल है तो ही विल नेवर बी डिलीवरिंग प्रोबिटी इन पब्लिक सर्विस। एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड उनकी कुछ फंक्शंस उनके लिए प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल,
ईगो डिफेंस, पत्रकार आपके मुंह के आगे माइक लगा के पूछ रहा है, किसान आपके सामने आके आपको बहुत सारे अपशब्द कह रहा है, बट you do not respond, you do not take it personally. Yes, there is emotional intelligence also, but there is an attitude also which is protecting your ego, called ego defense function. पढ़ेंगे हम एटीट्यूड में। दूसरा इनके पास क्या है, एप्टीट्यूड। इसकी खास एथिक्स में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड है तभी तो आप सिविल सर्वेंट बने। यू हैव पर्सनल कॉम्पिटेंस, अगर नहीं भी होगा तो एग्जाम निकाल के जाओगे, ट्रेनिंग में आपको करा देंगे। एप्टीट्यूड कैन बी लर्न, एटीट्यूड कैन नॉट बी लर्न। जिगलर कहते हैं दैट इट इज योर एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस एंड नॉट योर एप्टीट्यूड हाउ हाई यू विल गो। सो एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा हम एथिक्स की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एप्टीट्यूड दैट अ सिविल सर्वेंट शुड हैव। अब ऐसा भी देखिए, जोड़ घटाओ नहीं आ रहा तो आपको सीसेट में फेल कर दे रहे हैं वो, बिकॉज वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज टू टेक केयर ऑफ द पब्लिक पर्स। आप जो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पे खर्चा करेंगे। एक टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। तो एप्टीट्यूड पे हालांकि बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। इसके अलावा हम जो इनका थर्ड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सिविल सर्वेंट को प्रोबिटी इन पब्लिक सर्वेंट्स डिलीवर करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है। स्पेशली प्राइवेट वैल्यूज के कॉन्फ्लिक्ट में आपस में, और प्राइवेट और पब्लिक वैल्यूज के कॉन्फ्लिक्ट में भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है। जहां भी इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स हो, वहां इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी हो जाता है। भाई, यू हैड अ फाइट विथ योर स्पाउस इन द मॉर्निंग, it should not affect the merit of the file that has come in front of you. सुबह सुबह आपके सामने कोई फाइल आई और आप घर पे से लड़ाई करके आए हो, it should not affect the objectivity of your decision. एक वैल्यू पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्टिविटी, which is called what? Your decisions should be based on evidence, on merit. So आपके पर्सनल रिलेशंस, आपके पर्सनल रिलेशंस, some staff is from some different caste, some different religion, from different age, different gender, they should not affect your work culture or working relation. इन सभी लोगों को लेके, बिकॉज यू आर देयर हेड और यू आर देयर सुपरवाइजर, आपको सभी से काम कराना आना चाहिए। यू हैव टू डेवलप अ हेल्दी वर्क कल्चर। भाई, MS धोनी की टीम देखिए आप, I think 2019, if I am not wrong, 2019 they did not qualify, no, for the semi-finals of IPL. शायद 2018 तो वो जीते थे। वो भी एक अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज दे हैड कम आफ्टर अ बैन ऑफ 2 years on betting charges. They came in 2018 one. 2019, I think they did not even qualify for semi-finals, है ना, या 2020, ऐसा मुझे ध्यान नहीं कब हुआ था। 2019 ही था सर। 2019, and next year they went on to win the championship again. Yes. Yes, but the reason was why they did not change their core team. They did not have a star-studded team like Maxwell or AB de Villiers, विराट कोहली, और ये जो एक CSK का इंपोर्ट वहां चले गए थे साउथ अफ्रीका वाले, फाफ डुप्लेसी। ऐसे खिलाड़ी पे वो कभी टूर्नामेंट नहीं जीतते थे। वो इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ट्रस्ट ऑन प्लेयर्स, इन पे टूर्नामेंट जीतते थे। ट्रस्ट ऑन व्हाट धोनी सेज, यू ट्रस्ट द प्रोसेस, रिजल्ट इज एन इनएविटेबल आउटकम। व्हाई?
very high emotional intelligence of MS Dhoni. He is not showing his reaction to his teammates on the field, thus thereby not putting them under pressure. And the reason that they are able to win crunch games or such games is because of the trust the players have developed because of MS Dhoni having a very high emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस में हम 3-4 एग्जांपल धोनी की लाइफ से लिखेंगे. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब वो सेलेक्ट नहीं हुए थे, then he went on and he celebrated with his friends and also said that he requires more practice, that is why he was not selected. Secondly, MS धोनी का एक इंसिडेंट है ड्यूरिंग अ मैच, 3 रन आउट incidences were missed very quickly, मतलब बहुत छोटे से अंतराल में 3 रन आउट्स वर मिस्ड. तो रिपोर्टर ने बाद में पूछा उनसे कि व्हाई यू डिड नॉट गेट एंग्री ऑन द फील्डर्स. ही सेड माय एंटायर फोकस वाज ऑन हाउ टू क्रिएट द नेक्स्ट चांस ऑफ डिसमिसल. अब अगर वहां पे वो खिलाड़ियों पे गुस्सा कर लेते तो वहां क्या सुधार होता. सो such kind of examples from all fields we will be bringing for emotional intelligence. Right now, emotional intelligence is a tool that a civil servant will use for his interpersonal and intrapersonal relationships. और इसका कनेक्टिविटी इमोशनल इंटेलिजेंस का एटीट्यूड के एक टॉपिक से भी है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन. सिविल सर्वेंट को हर दिन किसी ना किसी को परसुएड करना पड़ेगा या सोशली इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. इट इज नॉट द केस कि वो लॉ के आधार पे, पावर के आधार पे काम करा सकते हैं. भीड़ से आप कभी भी पावर के आधार पे करा नहीं सकते. परसेप्शन ऑफ पावर के आधार पे तो बिल्कुल करा सकते हैं, बट नॉट बाय wielding hard power always. Then one instrument again available to him is foundational values. इनकी अपनी वैल्यूज क्या है, चाहे वो पर्सनल वैल्यूज हो, चाहे वो प्रोफेशनल वैल्यूज हो सिविल सर्विस की. those definitely, so all these 4 are helping him achieve probity in civil service. अब ये probity कई बार अचीव नहीं हो पाती है. there is dilemma, there is conflict, or worst case में there will be corruption. why? there will be dilemma in private and public values. एक डिलेमा तो इनके बीच में होगा, बिटवीन दी प्राइवेट वैल्यूज एंड पब्लिक वैल्यूज. कुछ डिलेमा आपके प्राइवेट वैल्यूज में आपस में होगा. कैसे? योर फैमिली इज very honest, you become an IAS officer and you get married to a wife of a politician. No, sorry, not wife of a scandal हो जाएगा. To a daughter of a politician. कई बार वो सच बाहर आ जाता है ना जो समाज में हो रहा होता है. मतलब you get married to daughter of a politician. Now her private values are very different from your private values. Then expectations of your family and her expectations or his expectations, can be both ways, from your service are very different. हो सकता है आपके माता पिता चाहे कि आप लोगों का भला कीजिए, you do well in your service, आपका नाम हो, you live a happy life, whereas your spouse, him or her, they may be expecting a better life, which is also not wrong. Right? Expectation of a better life, it is a part of human aspiration. हर कोई एक बेहतर जिंदगी चाहता है. अब वो बेहतर की डेफिनेशन हो सकता है कि हम अलग अलग जगह से अलग अलग करें. Some people find peace or find sleep even on grass. Some people will commit suicide even in luxuries of Bollywood. सो ये जो डिलेमा है, कॉन्फ्लिक्ट है, करप्शन है, इसको सुधारने के लिए इनको कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, विच आर एडिशनल और विच आर
external to him. So ये तो क्या है कि ये internal है. These instruments are internal to the civil servant. There are some instruments which are external to the civil servant. कौन से external instruments होंगे? So citizen charter, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन वाइज आते नहीं तो भूल जाएंगे, मतलब मैं भी ऐसे ही तैयार करके आया हूं ना. इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. सेकंड, सिटीजन चार्टर. आई वाज जोकिंग, मतलब सिलेबस में जैसे लिखा है वैसे ही लिखिए ताकि आपको याद रहे, वरना आगे पीछे करेंगे तो कई बार यू विल मिस आउट. सिटीजन चार्टर. थर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स. फोर्थ, और बताइए. work culture, वर्क कल्चर से पहले एक और, विच विल बी डिटरमाइनिंग द वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ quality of service delivery, service delivery. They will be helping in proper work culture. ठीक है, अब दो चीजें रह गई हैं सिलेबस की. व्हेन, ये तो इंडिविजुअल की बात थी एक सिविल सर्वेंट की, जब एक ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाएगी तो यहां पर आ जाएगा, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट वैल्यूज, देयर वी विल टॉक अबाउट ethical concerns in private institutions. And second topic will be corporate governance. और पब्लिक वैल्यूज में जब स्टेट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एथिकल इश्यूज इन, यस, International relations and funding. इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग. यही पूरा सिलेबस है ऑर्गेनिकली. अभी आपको सिलेबस दिखा भी देते हैं, बट दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर सिलेबस ऑर्गेनिकली, नॉट mechanically as it is given in your syllabus of UPSC, but organically कि probity in governance जो है उसका क्या लिंक है with respect to corruption. Corruption is challenging probity in governance, or if probity in governance is lacking, there will be corruption. If dilemmas are not resolved properly, that would lead in its worst case to corruption. But if dilemmas are resolved because of citizen charter, because of social audit, because of transparency and accountability, it would lead to quality service delivery and proper work culture. तो जो सिलेबस की लिंकिंग की बात करते हैं हम लोग, वो लिंकिंग अब आप आज से इस डायग्राम के हिसाब से करेंगे, ना कि अपने सिलेबस के हिसाब से. ठीक है, एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स? अदरवाइज वी विल क्विकली सी द सिलेबस and then start with the first topic. तो एक बार सिलेबस देख लीजिए फिर. सर हम्म, सर ये जो आपने एक्सटर्नल दिया हुआ पॉइंट सर 4, ये सर प्रॉपर्टी को चैलेंज करते हैं. ये प्रॉबिटी के चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल एड है. इंटरनल एड उनके पास एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस और फाउंडेशनल वैल्यूज हैं. जो प्रॉबिटी इन गवर्नेंस है वो कैसे चैलेंज होगा, डिलेमा उसमें आएगी, या तो कोई, या फिर एक्सट्रीम केस में करप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा. यू हैव सर्टेन प्रेजुडाइसेस, यू हैव सर्टेन स्टीरियोटाइप्स. ये सब चीजें यहाँ आ जाएंगी जिससे कि आप किन्हीं भी कारणों से you are not able to achieve probity in governance service or the concept of your public service is challenged. उसके लिए फिर आपको external aids भी हैं. Those aids are information sharing and transparency, citizen charter, quality of public service, utilization of public funds and quality of service delivery, work culture.
ओके सर। तो ये यूपीएससी का सिलेबस है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स और ह्यूमन बीइंग्स का क्या रिश्ता है, उसमें एसेंस देखना है, डिटर्मिनेंट्स देखना है और कॉन्सिक्वेंसेस। डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन से लोग आते हैं? रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, आपके ह्यूमन एक्शंस का कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल शैव्या जो है, शी इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, लेट अस एज्यूम, आई डोंट नो वेदर शी इज और नॉट। फोटोग्राफर तो आजकल सभी होते हैं जिसके पास अच्छा फोन है, बट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए यू रिक्वायर एडिशनल करेज एक्सेट्रा। सो नाउ शी इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. Shavya sees a tiger hunting a cheetah. Now here she will be taking one of the two decisions. First decision, take photograph of this event. इसको फिर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पब्लिश करा के शायद अवार्ड वगैरह भी ले सकती है. और she would disrupt the hunting. किसी तरह से डियर को बचाने का काम करेंगी. Now tell me why this action is right and why this action is wrong, or the consequences of this action and the consequences of this action. Sir, taking photograph event, sir, this one is correct because that is that is her first work. हाँ, देखिए एथिक्स में यही हमको बचना है. एथिक्स में वी विल गिव द चॉइस. Examiner is not asking you to give the perfect option. Examiner is first checking what are the choices that you are able to see. You give the choices and then you give justification for both choices and the rationale or reason for the choice you think is correct. Okay, so whenever we are writing case study, we will not write the appropriate solution. We will write 2 to 3 solutions, each having some merits, some demerits. So when she is taking photograph of this event, सडनली देखिए आपका व्यू बदल जाएगा. इवन एसए स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट में एक हमने एक फोटो की बात करी थी ना, दी वल्चर एंड दी malnourished चाइल्ड. Suddenly your view now changed. Kevin Carter's photo where he's taking picture of that malnourished child, और जहां पर एक vulture wait कर रहा है for the child to die so that it is a scavenger, it can eat it. आप you were saying Artika it is right because a photographer's professional conduct is professional code of conduct. Just like a journalist is having certain codes of conduct, a photographer would also have code of conduct. But here disruption may be of more harm. Why? Because you are disrupting Food chain. natural event or food chain. अब अगर सारे डियर को लोग ऐसे ही बचाते रहेंगे तो क्या डियर बचेगा या चीता? सॉरी, नॉट टाइगर हंटिंग अ चीता, टाइगर हंटिंग अ डियर. इन्वायरमेंट से हमको बताइए, अगर डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, सो विल द टाइगर रिमेन, द डियर रिमेन, और नन ऑफ देम विल रिमेन? Sir, none of them None of because them, because nature has a carrying capacity. इनकी संख्या और बढ़ गई तो ये सारे ग्रीन प्लांट्स खा जाएंगे, फिर ये खुद मर जाएंगे
कैरेकस होगा जिससे इनकी बाकी की संख्या मर जाएगी और टाइगर विल ऑल्सो डाई. That is why natural predators, they have a particular role to play. We have to allow the work of natural systems. हम अपने एंथ्रोपोजेनिक मोरालिटी को इम्पोज नहीं कर सकते हर जगह. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इन एक्सेप्टिंग इंडियन सोसाइटीज इज कि आपको आपके चश्मे से समझ ही नहीं आता. विल बी लाइक हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग बाथ इन द सेम रिवर एट द सेम टाइम. How unhygienic. But 99% of the people are not falling sick after taking the bath, which they cannot understand. Because they will see it purely from the lens of cleanliness. है ना? आप भी जब एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे तो आप नहाने को किससे देखेंगे? डिजास्टर, पोटेंशियल डिजास्टर फ्रॉम अ crowd or mass gathering. So idea basically is that we should not impose anthropogenic morality on nature. Nature is not moral. Nature is not out there to save the one species over other species. It will save the fittest species. Okay, so here her actions are based on certain consequences. She is basing the actions on certain consequences. There are 3 schools which we will be studying in this: deontological school of Kant, utilitarian school of Bentham, और उसका एक offshoot है teleological school. And then we will study how Gandhian school is much better than both of them. Okay, so this is the first topic that was in your syllabus. This is helping you determine your private values as a civil servant. लिखा भी हुआ है, देख लीजिए. Ethics in private and public relationships. Second, attitude, content structure, ये सब हम लास्ट क्लास, पहली क्लास में बात कर चुके हैं. इसका क्या मीनिंग है? Attitude, aptitude, foundational values, emotional intelligence, all of them are internal tools for civil servant to achieve probity in governance. Probity in governance में इसीलिए सबसे पहले हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा पब्लिक सर्विस क्या है, व्हाट इज इट्स फिलोसॉफिकल बेसिस. जब भी वो चैलेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ certain dilemmas, ethical concerns, dilemmas and corruption, you will require certain instruments: information sharing and transparency, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, and civil service values में laws, rules, regulation, they are the source of your ethical guidance. यही तो हमने कहा कि ये आपके public values का source है. And corporate governance and international relations ethical issues, those when there is organization or state instead of the civil servant, because state is individual writ large, organization is also one of the stakeholders in a state. अगर आप state की बात करेंगे तो उसमें जो है there will be private organizations, there will be general public, there will be NGO, there will be corporations, there will be government. Government एक बहुत छोटा entity है in what we refer to as state. हमको लगता है कि government ही state है, but that is not the case. अगर ऐसा होता तो रातों रात शेख हसीना जी को हटाया नहीं गया होता from बांग्लादेश. ओके, सो एक बार और सिलेबस को देख लीजिए. बार बार मैं इसलिए इसको एम्फसाइज कर रहा हूं बिकॉज वंस यू हैव क्लैरिटी व्हाट वी विल बी स्टडिंग, यू विल बी एबल टू डिलीवर इन दी
questions asked by UPSC, especially the questions which are coming now. So any doubt in any of the syllabus topics? किसी को भी कोई डाउट, कोई आपका? Sir, I can not understand this aptitude, sir. What is exact in aptitude? Aptitude is basically your competence. You will have some level of competence for some task, right? Suppose I hire you for designing a painting, or I hire you to design a house. And if you do not have any information about civil engineering, you do not have any information about aesthetics, environment ecology, you don't have any information about paints, etc., will you be able to design the house? No, sir. Your gate will open in somebody else's house. You must be seeing memes on social media, no, of engineers who study in such schools. So aptitude is basically your professional competence. Basically, it is very similar to your mastery over your profession. For example, like you are a banker, so you will have mastery over numbers. If you did not have, I will send all my transactions through you only. Maybe one day I will also get, like other people, 200 crore is deposited. Suddenly some person will find that in their account 200 crore is deposited, right? Some incident I was reading of some Bangalore tea seller, Yes, sir. and his account they also froze. मतलब उसके अकाउंट में जो भी 100, 200, 2000, 5000, 20,000 रुपए थे, that the bank froze for its fault. Just imagine the work culture of the bank. You make a mistake and then you penalize the customer. That customer said, I am not able to take money through QR code. My business is affected, and they are not resolving it since past 1 month. Okay. बाकी somebody had asked me कि attitude ethics के लिए हम additionally और क्या कर सकते हैं. तो एक माइकल सैंडल की वीडियो है जस्टिस करके YouTube पे. There are 8, 10, 15 videos which he has delivered in Cambridge University. अच्छा है, आप देखिएगा. बहुत आपको हो सकता है ethics से अभी आप नहीं जोड़ पाए, but it will definitely give you a very good perspective on ethics. His examples I will be including very liberally in most of our classes. कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे, वो आप मतलब ऐसे जब भी आप खाली हो तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं. जस्टिस बाय माइकल सैंडल. So that is all for today. Thank you for your time and patience. Thank you, sir. Thank Thank you, sir.